वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 में हुआ था एग्ज़ाम ओएसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स मैथमेटिक्स क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, 2024 में दो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, जो कि एक प्रीलिम हुआ था जून में और एक हुआ था अक्टूबर में। ये जो पेपर सॉल्व करेंगे अक्टूबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if the edges of P and R is added to twice the edges of Q। ओके, यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे सिंपल, P का एज प्लस R का एज टू ट्वाइस ऑफ Q इज इक्वल्स टू हमको 59 दिया गया है। इफ एजेस ऑफ Q एंड R इज एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ P। ओके, 3P प्लस R प्लस Q इज इक्वल्स टू given as 68। okay, and then if the h of P is added to thrice the h of Q and thrice the, okay, P is added to thrice the h of R and thrice the h of Q which is equals to 108। तो हमको पूछा गया है P का। सो देखो, मैं टारगेट करूँगा P को कैसे निकाल सके। ठीक है, देखो ये जो दो इक्वेशन है, लास्ट वाला दो इक्वेशन, इसमें देखो R और Q का इस पे कोएफिशिएंट 1 एंड 1 है, 1 एंड 1 है, और इस पे सेकंड वाले पे 3 3 है। सो मैं क्या करूँगा, जो सेकंड इक्वेशन है हमारा, उस पर मैं एक 3 मल्टीप्लाई करके अगर इससे मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो P आ जाएगा। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ये 9P प्लस 3R प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 3 इंटू 68, और ये हो गया P प्लस 3R प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 108। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस इस पे माइनस, इस पे माइनस, ये भी माइनस। सो ये हो गया टोटल 8P इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 68 204। ठीक है, तो इसको माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस होके 0 हो गया, तो इससे इसको माइनस करने पे कितना आएगा, 96। दैट इम्प्लाई P इक्वल्स टू 96/8 विच इक्वल्स टू 12। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, the difference between a two digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit of the number is 27। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। देखो, लेट द नंबर बी x और y होके है। ठीक है, तो x जो है 10th प्लेस पे है और y फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस y। ओके, और जब इंटरचेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10y, क्योंकि 10th प्लेस में y है इसीलिए यहाँ पे भी x 10th प्लेस पे है, इसीलिए 10 मैंने मल्टीप्लाई किया, और प्लस ये हो जाएगा x। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो निकालते हैं। देखते क्या निकलता है, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9x माइनस 9y, दैट इम्प्लाई 9 इंटू एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चला, जो कोई भी एक नंबर अगर 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, उसको जब हम लोग इंटरचेंज करके लिखेंगे तो उनका बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक 9 का मल्टीपल रहेगा, और वो भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों डिजिट का डिफरेंस से। ठीक है, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन में देखो, जब हमने दो डिजिट वाले दो नंबर को, एक नंबर को उसका इंटरचेंज करके उससे सब्सट्रैक्ट किया, तो उसका डिफरेंस कितना है, 27। सो 27 मस्ट भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 27 क्या होगा, ऑब्वियसली 9 का मल्टीपल है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, 9 इंटू 3। ठीक है, सो 9 तो आ गया, ये तो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये जो 3 है, 3 must be equals to the difference of the digit of that number, so x minus y must be equals to 3। so इतना एग्जाम में हम लोग ये इतना नहीं करेंगे, ये हमको पहले से पता होता है, बस देखो क्वेश्चन देख के ही हमको समझ आ जाएगी, इसका जो डिफरेंस है वो 9 का मल्टीपल पे जो रहेगा वो दोनों डिजिट का डिफरेंस वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन सॉल्व करना है बस 55 इंटू 55 डिवाइड बाई 11, तो डायरेक्ट डिवाइड बाई 11 इंटू 9 है और 9 फिर डिवाइड है, 9 के साथ 9 डिवाइड होगा और ये डिवाइड जो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड को मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटरचेंज करेंगे, उसका रेसिप्रोकल 11/495। ठीक है, तो ये 9 9 कैंसिल, 11 11 कैंसिल एंड इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से ये 11 से जाएगा और ये देखो 5 से अगर चला गया तो ये 5 5 9 जा एंड 5 9 जा, फिर 11 1 जा 11 9 जा। ठीक है, तो ये हो गया 55/9। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे नोटिस करो, जैसे 495 है। ठीक है, मैंने बताया भी था पहले, देखो इसका जो ये जो दोनों एंड पे जो दो डिजिट हैं इनका सम करने पे ये मिडिल वाला अगर डिजिट आएगा तो वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, या तो 11 का डिविजिबिलिटी फार्मूला आप या तो 11 का डिविजिबिलिटी फार्मूला आप यूज कर सकते हो, नहीं तो देख के, अब यूज करने में टाइम लगेगा लेकिन देख के कैसे पता चलेगा कि 11 से डिवाइड होगा, इन दोनों का प्लस मस्ट बी मिडिल डिजिट के साथ इक्वल होना चाहिए, तब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग वैसा ही तो करते हैं, अगर कोई नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मैंने बताया था वो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट डिजिट को लिखो 5, देन उसके बाद क्या लिखोगे, इन दोनों का सम जो हो जाएगा 9 और उसके बाद लास्ट वाला डिजिट लिख देना है, बस 495 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 495 चेक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा, 5/4 इंटू 7/9 इंटू 9 और डिवाइड में 5, तो 9 9 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 7 7 चला गया, 2 1 जा 2, 1/2 जो कि होता है 0.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि ये जो मिसिंग नंबर है इसको ढूंढने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। देखो इस पे कैसा पैटर्न हुआ है, देखो यहाँ पे जो इंक्रीज का जो स्पीड है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पता तो चल रहा है कि मल्टीप्लाई ही हुआ है, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो पहले देखो 13 को हम लोग 13 रहने दो, 14 को कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे देखो 14 इंटू 2 प्लस 2 जो कि हो जाता है 30, एंड देन ऐसे ही 30 इंटू 3 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 93। ऐसे ही जब लास्ट ये वाला जब आएगा उसमें क्या हो जाएगा 1885 इंटू, देखो इधर से इधर आने के लिए +1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इंटू 6 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पे 11316 310 एंड वहाँ पे एक 6 ऐड हो जाएगा जो कि 11316, ये कर देना कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 11316, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 6, सेम मिसिंग नंबर ढूंढना है। मिसिंग नंबर कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखो 27 98 36 89 एंड 45 और ये वाला मिसिंग है। ओके, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कम हो रहा है फिर से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तो पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें दो सीरीज है। ठीक है, ऐसा जब भी ऐसा हो कम ज़्यादा, सो उसमें दिमाग में पहले ये लाओ कि ये दो सीरीज में डिवाइडेड है। कैसे, ये जो 27 फिर 36 एक एक प्लेस स्किप कर करके है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही फॉलो हो रहा है। देखो 27 में हम लोग अगर 9 ऐड कर देंगे तो 36, तो 36 से इस पे 9 ऐड कर देंगे तो 45, और जो इसके बाद वाला होगा इसमें फिर क्या हो जाएगा +9। ऐसे ही जब 98 से 89 आ रहा है इसमें क्या हो रहा है -9 हो रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक जब आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा -9। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 89 से -9 करने से 80। सो आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर इज 16। ओके, टोटल कितने पर्सन है, 25 लोग हैं, इसमें से 24 हैं स्टूडेंट और एक टीचर है। इफ़ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, जब वो टीचर का एज को एक्सक्लूड किया जाता है, द एवरेज एज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर। ठीक है, मान लो
देखो लॉजिकली सोचते हैं ये सब, ये लॉजिकली सोचने में बहुत आसान से हो जाता है। देखो जैसे 24 स्टूडेंट में से एक एक 1 ईयर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उनका जो भी एवरेज एज होगा, ठीक है। अच्छा हमको एवरेज एज भी गिवन है, देखो 25 स्टूडेंट का एवरेज एज हमको गिवन है 16, ठीक है। 16 गिवन है ऑलरेडी। सो जो 24 स्टूडेंट ये जब जाएंगे, टीचर जब चले जाएंगे, तो ये 24 स्टूडेंट में से वन सबके पास इंडिविजुअली 16 मान के चलते हैं हम लोग एवरेज में, और टीचर के पास भी 16, जब डिवाइड हमने एवरेज निकाला होगा सबके पास 16 होगा। जब ये जो टीचर जो होंगे वो जब चले जाएंगे तो अपना तो 16 ले जाएंगे, साथ में और क्या ले जाएंगे, जो बाकी 24 स्टूडेंट में से 1 मतलब 1 एज लेके जाएंगे वो, ठीक है। तो टोटल कितना 1 चला जाएगा 24। सो इनका एज पूछा गया है, क्लास टीचर का एज, जो कि हो जाएगा, ये हो गया 40। सो आंसर मस्ट बी 40। ऐसे लॉजिकली सोच के कर सकते हो, नहीं तो और एक चीज़ भी है कर सकते हो। और एक चीज़ भी कर सकते हैं, लेट द टीचर का एज कितना है, एक्स ले लेते हैं, मान लो एज ऑफ द टीचर, ठीक है, एज ऑफ टीचर, लेट हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, जब हमने 24 स्टूडेंट का प्लस किया होगा तो 24 स्टूडेंट का मान लो, सबका पहले एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो एवरेज कैसा होगा, सबका एज प्लस वो टीचर का एज, ठीक है। मान लो मैं जो 24 स्टूडेंट हैं उनका एज A1 A2 ऐसे ऐसे करके A24 कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट का एज है, ठीक है। अब जब एवरेज निकलेंगे, पहले हमको गिवन क्या है, A1 A2 ऐसे डॉट 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 A24 प्लस एक्स डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू, सॉरी 16 है क्या, 25 लोग हैं ना टोटल। सो 25 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू 16, ठीक है। दैट इम्प्लाई A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट प्लस A24 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 400, ठीक है। हमको x का एज निकालना है, ठीक है। अब जब और एक कंडीशन गिवन है, जब A1 प्लस A2 प्लस इनका जब एवरेज निकाला गया 24 स्टूडेंट का, वो कितना हुआ -1, सब में से एवरेज उनका -1 हो गया, 16 से -1 मतलब 15 हो गया। सो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस ऐसे ऐसे करके A24 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 24, ठीक है, 15 इंटू 24। देन इसका वैल्यू मेरे को मिल गया, देखो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। सो 15 इंटू 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना था 16 इंटू 25, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू, ये 400 हो गया था, 400 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 चौ 6 36, ठीक है। सो इसको माइनस करने पे 40, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 40, ठीक है। लेकिन वो वाला ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, उसमें तो पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं है, आप क्वेश्चन देखोगे बस सिंपल, और क्वेश्चन देख के ही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A batsman in his 12th innings makes a score of 65 and thereby increase his average run by 2 run. Okay. What is his average after the 12th inning? Okay, देखो नॉट आउट अगर हुआ है वो, ठीक है। देखो इसमें वही लॉजिकली चलेंगे हम लोग। 12th इनिंग्स पे उसने कितने स्कोर किया, ये मान लो उसके इनिंग्स हैं ऐसे करके 11 और 12 इनिंग्स पे, इस पे उसने 65 रन स्कोर कर दिया, जो कि उसका टोटल जो अभी एवरेज रन होगा उससे 2 रन उसको ज़्यादा, सबको 2 रन और मिल गया, ठीक है। तो 11 लोगों को अगर 2 रन मिल गए हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 मतलब होता है 22। तो इस जो 65 रन उसने किया उसमें से 22 रन जब एवरेज निकलेगा, और एवरेज जब करेंगे तो उसमें से 22 रन इसने इसको कंट्रीब्यूट कर दिया, जो बाकी 11 इनिंग्स थे। तो बचा कितना 43, ठीक है, बाकी 43 बचा। अब जो ये 43 है वो 12th इनिंग्स का रन है, प्लस साथ में क्योंकि
और डिवाइड अगर कर देता वो, तो वो एवरेज हो, मतलब ये बच गया 43। अगर इसमें से और अगर रन्स इनको डिवाइड होता तो ऑब्वियसली ना वो एवरेज चेंज करता, लेकिन उसने बोला है बस 2 रन्स दिया है, उसने 2 रन सबको एवरेज बढ़ाया, तो जो बढ़ाया इस 65 रन ने बढ़ा दिया, तो बचा किस में कितना, उस पर 43 रन बचा, मतलब यही वो एवरेज है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉजिकली अगर सोचोगे। ठीक है, तो इसको वो एक्स लेके भी तुम कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन एक्स लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। Okay, there were 35 students in a hostel. Due to admission of 7 new students, the expenses of the mess were increased by 42 per day. Okay, while the average expenditure per head diminished by 1. Okay, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x ले लेते हैं, x क्या लेते हैं, पर स्टूडेंट को कितना खर्चा हो रहा था पर डे, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर पर डे। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनेगा, देखो पहले पर स्टूडेंट को एक्स रुपीज मान लो खर्चा हो रहा था, अभी 35 स्टूडेंट है तो 35 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर डे टोटल इतना खर्चा हो रहा था पहले, जो कि है, जो कि 42। ओके, और एक गिवन कंडीशन है, क्या है, 7 न्यू स्टूडेंट आ गए, अब स्टूडेंट कितना हो गया, 42 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, जब 42 स्टूडेंट हो गए तो उनका जो एवरेज डे का जो खर्चा था वो 42 रुपीज़ से बढ़ गया है, तो इससे जब हम लोग 42 इंक्रीज करेंगे वही हो जाएगा 42 स्टूडेंट। अभी अभी लेकिन खर्चा कितना हो रहा है, पर हेड खर्चा कितना हो रहा है, डिमिनिश बाय 1, मतलब पहले एक्स खर्चा होता था, अब वो 1 से माइनस हो गया 1 रुपीज़ का। तो ये हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 35x प्लस 42 इक्वल्स टू 42x माइनस 42। दैट इम्प्लाई, इसको माइनस कर देने से हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, x इक्वल्स टू 12। सो x इक्वल्स टू 12, ये क्या आ गया हमारा, पर स्टूडेंट को पर डे में इतना खर्चा हो रहा था। तो उसने पूछा है व्हाट आर द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैथ्स, मैथ्स का पूछा है, तो मैथ्स में कितने स्टूडेंट थे, 35 स्टूडेंट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 35 स्टूडेंट थे और उनको पर डे कितना खर्चा हो रहा था पहले, 12। सो इसको मल्टीप्लाई कर देने कितना होगा, 420। ठीक है, तो 420 रुपीज़ पर डे मैथ्स का खर्चा आ रहा था पहले। ठीक है, इसको ऐसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each children is 20% of the total number. Let x number of children थे, number of children। ओके, सो जब 405 स्वीट्स को एक्स स्टूडेंट में डिवाइड किया गया, दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, रिसीव्ड बाय ईच, ये ईच स्टूडेंट को इतना स्वीट्स मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया जितने टोटल स्टूडेंट इतने थे उसका 20%, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो एक्स का 20% 1/5, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 405 इंटू 5। सो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखना जल्दी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक 5 है तो यहाँ से एक 5 निकाल के बाहर कर दूंगा, तो 5 निकालने पे ये कितना हो जाएगा, 81 इंटू 5 इंटू ये 5 तो है 5, सो ये हो गया 81 इंटू 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर इतना है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रूट 81 का रूट होता है 9 और 5 स्क्वायर का रूट होता है 5, जो कि हो जाएगा 45। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, नहीं नहीं रुको रुको, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव। ओके, हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछा है, कितने स्वीट्स उन्होंने खाया वो पूछा। ओह नहीं नहीं, ये नहीं होगा, रुको रुको, हमको नंबर ऑफ स्वीट्स पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट इतने थे, अब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्वीट्स कितना हो जाएगा, 40 पर स्टूडेंट, इतने टोटल स्वीट्स था और स्टूडेंट इतने थे, तो इसको डिवाइड कर देने से आ जाएगा
5 से चला गया तो ये 9 और 5 से 81 और ये 9 से चला गया 9, ठीक है 9 स्वीट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो जानबूझ के ऐसा दिया है, मैंने देखा नहीं था ना उसको, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच, ओके ऑप्शन डी बी, 9 स्वीट्स मिले इनको। इस पे भी पुट कर सकते हो और इस पे भी पुट कर सकते हो। देखो इन इतने स्वीट मिले ना तो स्टूडेंट को, तो 45 का 20% कितना हो जाएगा, 45 इंटू 1/5 भी कर सकते हो, 45 इंटू 1/5 कर सकते हो, जो कि हो जाएगा 9, ठीक है। मैंने ये कहाँ से लाया, ये यहाँ से लाया, ठीक है। ये तो दोनों इक्वल है तो इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, A scooter cost 25,000 when it is brand new. At the end of each year, its value is only 80%. 80% रह जाता है बस. What it was at the beginning of the year. Okay. What will be the value of the scooter at end of the 3 year? बहुत आसान है. देखो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 4/5. सो पहले 25,000 था पर ईयर, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है, ठीक है। सो पर ईयर इतना होता है, ये 1 ईयर का है, फिर और एक ईयर के लिए फिर से 4/5 हो जाएगा, और 3 ईयर बोला गया है तो 3 बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5/5 इसमें कट गया 1000 और ये 5 से चला गया 200। सो ये हो गया 4 4 16 64 और ये हो गया 12800, ठीक है 12800, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. Okay, question number 12. X and Y put in 3,000 and 4,000 respectively into a business. X reinvest into the business his share of the first year profit of 2,100. ओके देखो X और Y, X एंड Y ने पैसे इन्वेस्ट किया है कितना, 3,000 और 4,000 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो एक्स एंड वाई ने 3,000 एंड 4,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इन्होंने इन्वेस्ट जैसे किया है ऐसे ही उनको प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर कैसे होता है, हमेशा रेशियो से होता है, तो रेशियो इसका इन्वेस्टमेंट का कैसा हो जाएगा, 3:4, ठीक है। अब ये बोला गया कि उन्होंने फर्स्ट ईयर पे 2,100 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो 2,100 जो है इन दोनों पे एक्स एंड वाई पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:4 रेशियो में। सो एक्स ने फिर क्या किया, एक्स ने जो अपना प्रॉफिट का पोर्शन है उसको फिर से इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो पहले एक्स का प्रॉफिट देख लेते हैं, टोटल कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 4 + 3 7 यूनिट का। तो 3 आउट ऑफ 7 यूनिट प्रॉफिट हुआ है एक्स का। तो अमाउंट पे जो इन्वेस्ट हुआ है वो कितना, 2,100। तो 2,100 का 3/7 पोर्शन कितना हो जाएगा, ये 300 पे चला गया और 3 3 जा 900। उसने एक्स ने क्या किया, सेकेंड ईयर पे 900 इस पे, पहले तो 3,000 उसका था इन्वेस्टमेंट और 4,000 वाई का था, लेकिन नया जो एक्स और वाई ने सेकेंड ईयर पे जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उस पे एक्स का 3,000 तो था, वाई का तो 4,000 था, लेकिन एक्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग फर्स्ट ईयर का उसको भी ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे कितना आया इसका, इसका आया 3,900 और इसका 4,000, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसका रेशियो बताओ, अगर रेशियो कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 39:40। सेकेंड ईयर का रेशियो बताओ, ठीक है। तो 39:40, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13. 6 liter of a 20% solution of alcohol in water are mixed with 4 liter of a 60% solution of alcohol in water. The percent alcohol strength of the mixture का बताओ। एलिगेशन मेथड सिंपल, फर्स्ट मिक्सचर पे कितना परसेंट अल्कोहल था, 20% का, सेकंड मिक्सचर पे कितना परसेंट था, 60% का, और ये दोनों किस रेशियो में ऐड हुए हैं, 6:4 रेशियो में, ठीक है। तो हमको जानना है कि जो मिक्सचर का जो मिक्सचर बना उसका दोनों सॉल्यूशन का मिक्सचर बना उसमें अल्कोहल कंटेंट, अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है। सो सिंपल, देखो इन दोनों एलिगेशन कैसे यूज करते हैं, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40%, ठीक है 40%, और हमारा जो रेशियो का सम कितना है, 6 + 4 10, 10 यूनिट का वैल्यू है 40%, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4%, ठीक है। तो हमको 6 यूनिट का निकालना है, 6 यूनिट का कैसे निकलेगा, 6 × 4%,
विच इज इक्वल टू 24%। सो ये 6 यूनिट जो रहता है यहाँ पे माइनस होके होता है ना, और यहाँ से ये ऐड होके होता है और यहाँ पे माइनस होके होता है, तो यहाँ पे 6 यूनिट का वैल्यू परसेंटेज पे कितना हुआ 24%, और 60 से अगर ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36%। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, ये 4% से भी कर सकते हो। देखो 4 यूनिट को कितना आ जाएगा, 4 × 4% हो जाएगा 16%, और यहाँ पे अगर ऐड करोगे 4 यूनिट ऐड करोगे मतलब परसेंटेज पे ऐड कितना होगा 16% ऐड हो जाएगा, तो 20 में 16% ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 36%। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्कोहल का स्ट्रेंथ मिक्सचर पे 36%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्योर मिल्क कॉस्ट 3.60 पर लीटर, ए मिल्कमैन ऐड वाटर टू 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, देखो प्योर मिल्क का, पहले प्योर मिल्क का कॉस्ट निकाल लेते हैं। ओके, हमको क्या पूछा गया है, सेल द मिक्सचर एट 3 रुपीज पर लीटर। अच्छा, उसने वाटर ऐड कर दिया और उसको 3 रुपीज पर लीटर में ऐड किया। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डॉज ही ऐड, कितना लीटर उसने ऐड किया है। देखो पहले जो कॉस्ट था पर लीटर का वो 3.60 था। ओके, इनटू कितना लीटर उसने खरीदा 25 लीटर, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आया 3.60 इंटू 25, जो कि हो जाएगा 90 रुपीज़ का उसका कॉस्ट था। ठीक है, अब ये जो 90 रुपीज़ है, इस इधर देखो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस ही है। ठीक है, तो 90 रुपीज़ जो उसका कॉस्ट है, उसको फिर उसने क्या किया 3 रुपीज़ पर लीटर उसने बेचा है, तो टोटल कितना लीटर हो जाएगा, देखो 90 रुपीज़ था, उसने पर लीटर 3 रुपीज़ पे बेचा है, जो कि हो जाएगा 30 लीटर। तो टोटल 30 लीटर बेचा 3 रुपीज़ में, तब जाके 90 रुपीज़ उसका मिला होगा। सो 30 लीटर उसने बेचा है, लेकिन ओरिजिनली उसके पास 24 लीटर प्योर मिल्क था, तो उसने वाटर ऐड किया है, तो वाटर उसने कितना ऐड किया है 30 लीटर हो गया था मिक्सचर, उसमें से 25 लीटर चला जाएगा, तो 5 लीटर उसने वाटर ऐड किया है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling an article for 96, double profit is obtained than the profit that would be then the profit that would have been obtained by selling it for 84 रुपीज। ओके, एक कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, और दो सेलिंग प्राइस हमको गिवन है, सेलिंग प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस 2। ओके, जब उसने 96 में बेचा है और एक बार 84 में अगर बेचा, तो इस पे देखो जब उसने 84 रुपीज़ में बेचा है उसको जितना प्रॉफिट मिला है, ठीक है, इस पे जितना प्रॉफिट हुआ है, जब उसने 96 में बेचा है उसको टोटल उसमें कितना प्रॉफिट हुआ 2p का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 2 गुना बन गया। तो पक्का जो 84 और 96 का जो डिफरेंस होगा वही एक प्रॉफिट दिला रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट और ये एक प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट 2p हो गया तभी जाके। सो जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 96 माइनस 84। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 रुपीज़ का। ओके, उसको 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सिंगल प्रॉफिट। लेकिन जब उसने 84 रुपीज़ में बेचा था उसको बस सिंगल एक प्रॉफिट मिला था पी। सो उसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हो जाएगा 84 में से, सेलिंग प्राइस में से जब मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा, सो ये कितना हो जाएगा 72 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन ए उसका कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 72 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16, for a certain article if discount is 25% the profit is 25%। okay, if the discount is 10% then the profit कितना होगा पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो रेशियो मेथड से करेंगे बहुत आसान से हो जाएगा। यहाँ पे सीपी प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी पक्का सीपी से ज़्यादा होगा, एसपी मतलब हमारा सेलिंग प्राइस और एक मार्क प्राइस रहेगा। ठीक है, तो जब उसने डिस्काउंट 25% डिस्काउंट दिया तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/4, और डिस्काउंट दिया मतलब उसने डिक्रीज किया है जो कि हो जाएगा 3/4। अगर मार्क प्राइस 4 रुपीज़ होगा तो उसने 1 रुपीज़ का डिस्काउंट देके 3 रुपीज़ में उसने बेचा है, तो इस पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 25% का फ्रैक्शनल 1/4, जब प्रॉफिट मतलब इंक्रीज हो रहा है ये 5/4, मतलब जो नया रेशियो मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, अगर सीपी 4 रुपये का होगा उसको 5 रुपीज़ का, एक 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 5 हो गया। ठीक है, अब ये रेशियो को मर्ज करेंगे, एसपी सेम करेंगे, तो ऊपर में 5 मल्टीप्लाई करना, नीचे पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे,
क्यों 3 और 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि जो एसपी का जो अलग अलग यूनिट है, इनको इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम बनाना पड़ेगा एसपी को। तो ये कैसे बनेगा? 15 है उनका एलसीएम, तो 3 पे 5 मल्टीप्लाई करने पे और 5 पे 3 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो ये हो गया 12:15:20, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशियो किसका? सीपी, एसपी और मार्क प्राइस का। ओके, इफ द डिस्काउंट इज 10%, मान लो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 20 यूनिट है उसका मार्क प्राइस, उसमें 10% डिस्काउंट, मतलब 20 में से 10% कितना? 2 होता है। तो 18 यूनिट पे अगर वो बेचता है, देन द प्रॉफिट कितना होगा? देखो 18 यूनिट पे उसने बेचा, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 12, तो उसको प्रॉफिट कितना यूनिट का हुआ? 18। प्रॉफिट कितना यूनिट का हुआ? 18 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट अगर 6 यूनिट का हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट 6 यूनिट का, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 12। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, और इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे 50% होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, देयर आर 2 शॉपकीपर, 2 शॉपकीपर हैं। जो फर्स्ट शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस पे वो कैलकुलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बोली गई है, और तो सेकंड यहाँ पे सीखने को लिए मिलेगा बहुत चीज़ें, रेशियो का अच्छा खासा यूज होगा यहाँ पे। वेयर एज द सेकंड शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस पे। if the selling price for both the shopkeeper is same and the difference between their profit का difference given है, calculate the sum of the cost price for both the shopkeeper if the profit percentage for both the shopkeeper is 25%। पहले देखो क्या करेंगे, कैलकुलेट द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस फॉर बोथ द शॉपकीपर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमको कैलकुलेट करना है। देखो ये रहा हमारा फर्स्ट शॉपकीपर है। ओके चलो, शॉपकीपर वन क्या कर रहा है? जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर रहा है ऑन एसपी सेलिंग प्राइस, और जो शॉपकीपर टू है वो कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट ऑन सीपी। ये रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ। ओके नाउ जब सीपी एंड एसपी का हम लोग रेशियो लिखेंगे, ठीक है। देखो शॉपकीपर वन के लिए यहाँ पे लिखा है बोथ दो शॉपकीपर को कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है? 25% प्रॉफिट हुआ है। मतलब शॉपकीपर वन ये हो गया, ये शॉपकीपर टू हो गया, S1 S2 लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो पहला वाला शॉपकीपर, अच्छा 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/4। और प्रॉफिट के लिए हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं? प्लस करते हैं, और 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5/4, ठीक है। तो 5:4। लेकिन जो पहला शॉपकीपर है वो सेलिंग प्राइस पे उसका प्रॉफिट काउंट कर रहा है। मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस 4 यूनिट होगा तो कॉस्ट प्राइस मस्ट भी 3 यूनिट होगा। कैसे? क्योंकि 4 यूनिट का 25% कितना होता है? 1। तो उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, सो 1 यूनिट का जो प्रॉफिट हुआ है इसीलिए मैंने -1 कर दिया 3, ठीक है। ये रेशियो आ गया किसका? शॉपकीपर वन का। ऐसे ही शॉपकीपर टू क्या कर रहा है? सीपी पे काउंट कर रहा है उसका प्रॉफिट। तो 25% उसको भी हुआ, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/4। सो अगर सीपी उसका 4 होगा तो एसपी क्या होगा? उसमें और एक 1 ऐड होगा, उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें 1 ऐड होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हमको एक कंडीशन दिया कि देखो इफ द सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द शॉपकीपर इज सेम, सेलिंग प्राइस जो है शॉपकीपर का दोनों का सेम है। जो ये सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है और ये 5, 2 रेशियो है ना ये, ठीक है, ये 2 रेशियो है। तो जो सेलिंग प्राइस हमको गिवन है वो दोनों का क्या गिवन है? इक्वल गिवन है। तो ये 4 और 5 को हम लोग इक्वल करेंगे, ये 4 और ये 5 को कैसे इक्वल? वही मल्टीप्लाई करके, ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तभी जाके वो इक्वल हो जाएगा। अब जो नया रेशियो बना कितना? 9:, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना 15। ओके ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गया ना, इसीलिए थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, रुको। ओके ये इंटू 5 हमने किया, ठीक है। तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ये शॉपकीपर वन के लिए, और शॉपकीपर टू के लिए क्या था? 16:20। ओके तो फिर एक कंडीशन गिवन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 75। ओके देखो प्रॉफिट डिफरेंस, फर्स्ट शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना यूनिट हुआ है?
अब ये जो सिस्टम पूरा है ये इक्विलिब्रियम सिस्टम पे आ गया, हम लोग अब वो सेम रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब फर्स्ट शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है, कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, टोटल देखो 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और जो सेकंड शॉपकीपर है प्रॉफिट 1 और इसका प्रॉफिट 2 कर देते हैं। जो सेकंड शॉपकीपर का प्रॉफिट है वो कितना यूनिट का है, 4 यूनिट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो टोटल कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 9 यूनिट का दोनों को। अच्छा टोटल नहीं, उनका डिफरेंस बोला गया है, तो इनका डिफरेंस कितना यूनिट का प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू भी हमको गिवन है 1 यूनिट, सो 1 यूनिट का हमको वैल्यू गिवन है कितना, 175 रुपीज, ठीक है। सो हमको पूछा गया है कैलकुलेट द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस फॉर बोथ द शॉपकीपर, ओके। तो उनका कॉस्ट प्राइस का सम कितना हो जाएगा, ये 15 + 16 कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 31। सो 1 यूनिट के लिए इतना, 31 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 175 × 31, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5425, ठीक है, 5425, ऑप्शन ए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इतना कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो सीधा आप रेशियो लिखेंगे CPSP का, ये जो रेशियो लिख के तुरंत तुरंत करके बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, 30 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन द अमाउंट 18,000 इन 2 ईयर वाज 405, वाट आर द, ये देखो मैं लिखता हूँ ऐसे, जब भी डिफरेंस की बात होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल क्या करना, जो कि प्रिंसिपल है उसको ट्री मेथड पे लिखना तो बहुत आसान होता है, नहीं तो दूसरा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ट्री मेथड पे करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे देखो पहले हमने ये फर्स्ट ईयर का ब्रांचेस बनाया, ये सेकेंड ईयर का ब्रांचेस बनाया, ये ऊपर जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इस पे कुछ तो इंटरेस्ट मिलके इनको कुछ दो अमाउंट मिला होगा 2 ईयर पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, इधर कुछ मिला होगा इधर कुछ मिला होगा। अब जो सेकेंड फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल पे, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है हमारा, सेकेंड ईयर पे उसका इंटरेस्ट तो मिल गया होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो उसने कमाया है उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कुछ परसेंटेज, कुछ परसेंट होगा, मान लो X% ले लो, यहाँ पे भी X% हो रहा है, ये X% है, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये कितना है, हमको बोला गया 405%, ठीक है, ठीक है। तो 405% हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका कुछ परसेंटेज ये और इसका कुछ परसेंटेज ये, तो देखो, तो 18,000 का X% जो भी हुआ उसका फिर और X% जो हुआ उसका वैल्यू कितना है, 405, ठीक है। देखो ये ऐसे ट्री मेथड पे लिखने में हमको एक और भी फायदा है, जब भी क्वेश्चन अगर डिफरेंस मान लो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा पूछा गया डिफरेंस, तो ये इधर जो वैल्यू होता है ना, वही 2 साल में उसका कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जैसा 405 दिया गया ना, वही तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और या तो इंटरेस्ट पूछता है, तो इंटरेस्ट पूछने में हमको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन बनाया, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो ये x² इक्वल्स टू कितना हो गया, 405 × 10/18, ठीक है। और ये कितना होगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये देखो कितने में जा रहा है, 9 पे जा रहा है, 9 4 जा 9 5 जा, और 9 पे 2, और ये 2 5, ठीक है। तो ये हो गया 45 × 5, तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग 9 × 5 का स्क्वायर करके, x² है क्योंकि मैंने इसीलिए इसको तोड़ के लिख दिया, क्यों मल्टीप्लाई करना, और सो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 × 5, जो कि होता है 15, ऑप्शन सी। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो और एक भी तरीका है करने का, देखो मैं बता देता हूँ। वही सेम है, लेकिन वो ट्री बनाना नहीं पड़ेगा, जैसे 18,000 पे, ठीक है, मान लो कोई फ्रैक्शन हम लोग जब भी मान लो 20% हम लोग लिखते हैं, इसका हम लोग एक फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे लिखते हैं, सो ये हो जाता है 1/5, सो 1/5 अगर होता है, इस पे अगर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे,
ये हो जाता है, इस पे 1/5 सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट मिला होगा सम दिस, ठीक है। सेकेंड इतना उसको इंटरेस्ट मिला होगा। अब जब सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उनका डिफरेंस क्या होगा? जो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिला होगा वही उनका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 18,000 इंटू एक्स जो हो गया, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, और इस पे जो इंटरेस्ट मिला होगा वही होगा जो उनका डिफरेंस, ठीक है, 405। तो ये 405 इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कट करेंगे, वही सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका बस अलग अलग, नहीं तो वही सेम है, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। तो 9 से ये चला जाएगा 200, और ये 9 से चला गया, अब भी निकल रहा था कितना, 945, ओके। और ये 5 पे चला जाएगा 9, और ये 5 पे चला जाएगा 40, विच इज इक्वल टू, अच्छा 2 जीरो होंगे ना, 18,000 था आई गेस, ओके 18,000, तो ये 2,000 हो गया, 400 हो गया, तो ये 9/400 हो गया, ठीक है। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/20। अच्छा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू था, इसको परसेंटेज पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटू 100 या तो कर दो, या तो अगर जिसको पता होगा 1/20 कितना होता है, ये होता है परसेंटेज पे कितना, 5% होता है, ठीक है, 5%। तो 3/20 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5%, जो कि हो जाता है 15%, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए लैंड 5,000 to B for 2 year and 3,000 to C for 4 year on simple interest, okay, at the same time of interest, same rate of interest, okay, and received in all 2,200 both of them, okay। ए ने बी को 5,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा है सब कुछ, और फिर ए ने सी को भी पैसे दिए हैं 3,000, और उन दोनों का जो इंटरेस्ट मिल के आया है वो 2,200 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ओके। देखो 5,000 उसने बी को दिया, ठीक है, 5,000 पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 ईयर में, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर है तो R/100, PTR/100 जो नेचुरल वो जो बेसिक फॉर्मूला है, प्लस उसने 3,000 रुपये सी को दिए हैं इंटू 4 ईयर के लिए, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आर, वही सेम इंटरेस्ट पे, विच इज इक्वल्स टू 2,200। दैट इम्प्लाई कितना हुआ, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100R प्लस 120R इक्वल्स टू 2200। दैट इम्प्लाई 220R इज इक्वल्स टू 2,200। सो ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, सो R कितना आ गया, 10। सो ऑप्शन डी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A sum of 720 is lent in the beginning of the year at a certain rate of interest। पहले उसने 725 रुपये उसने दिए थे। आफ्टर 8 मंथ ए सम ऑफ दिस मोर इच लैंड अबाउट द रेट ट्वाइस द रेट, ओके। जो पहले उसने 725 रुपीज़ जो दिया था पहले, उसको पूरा 1 ईयर के लिए उसने यूज किया, ठीक है, और पूरा 8 मंथ के बाद उसने जो इतने रुपए दिए हैं उसको ट्वाइस इंटरेस्ट रेट पे दिया है। तो 725 रुपीज़ जो है वो है उसने 1 ईयर के लिए पूरा दिया है, कुछ आर इंटरेस्ट पे, ठीक है, और बाकी 362.50 जो है उसको उसने 4 मंथ के लिए दिया है, 4 मंथ, और वही 2R रेट पे, ठीक है, 2R। सो टोटल जो अर्निंग हुआ उसका इंटरेस्ट वो कितना हुआ, 33.50। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, ओके। इक्वेशन से करेंगे, ठीक है। तो पहले उसने 725 को जितना होगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 725 इंटू उसने 1 ईयर के लिए दे दिया। लेट हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को R% लेते हैं पर ईयर, क्योंकि इसमें मंथ का भी है तो मैं पर ईयर करके करता हूँ। और पर मंथ कितना हो जाएगा, R/100%, सॉरी R/12%, ठीक है, R/12%। एक सेकेंड, R/12% पर मंथ, ध्यान देना, ये हम लोग यूज करेंगे इसको,
ठीक है। तो पहले 725 का 725 को इंटरेस्ट कितना मिला है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 725 इंटू आर कितना है, पूरा 1 ईयर के लिए मिला है उसको, R/100 इंटू पर 1 ईयर प्लस 362.50 को उसने क्या क्या है, डबल रेट पे, जो कि R/12 होता पर मंथ को, लेकिन उसको डबल दिया है, तो 2 इंटू R/100 इंटू कितने मंथ के लिए दिया है वो, 8 मंथ के बाद दिया है उसने, तो 4 मंथ के लिए दिया है। ठीक है, तो 4 हो गया ये बाय 100 इज इक्वल्स टू 33.50। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 4 3 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया सम, और 100 को हम लोग कॉमन लेके उस तरफ भी ले लो ना, 725R प्लस ये 2 इंटू दिस कितना हो जाएगा ये 5, 725/3R इज इक्वल्स टू 3350। ये जो पॉइंट था ये 33.50 था, 100 को कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने पॉइंट पॉइंट हटा दिया। ठीक है, अब 725 को भी कॉमन ले लो और R को भी कॉमन ले लो। सो R को कॉमन लेंगे तो ये 1 + 1/3 हो जाएगा, और 725 कॉमन लेके मैं उस तरफ ले लिया मैंने 725। ठीक है, सो R इंटू ये हो गया 4/3 इज इक्वल टू 3350 डिवाइड बाय 725। ओके, तो इसको अभी कट करेंगे, किस पे चला जाएगा ये, पहले 25 पे सीधा डायरेक्ट लेते, ये 25 पे 29, और ये 25 में 25 1 जा 25, और ये 25 3 और 4। ठीक है, तो ये चला गया। सो ये कितना हो गया, बस इतना ही कटेगा मेरे हिसाब से, और तो नहीं जाएगा। ओके, तो हाँ बस इतना ही होगा। ओके, देन R इज इक्वल्स टू 134/29 इंटू 3/4, जो कि 2 से इसको काट सकते हैं 67, और ये 2 विच इज इक्वल्स टू हो गया 201/58। ठीक है, सो R इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू, ओके देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो जो हमारा पॉइंट पे गिवन है। ओके देखो कैसे, ये सब इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये सब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो R इक्वल्स टू कितना है मेरा 201/58। ओके देखो 58, ये 4 जाने से 4 5 जा तो 20 हो जाएगा, लेकिन ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा, तो दिस 3 जा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 174। ठीक है, 174। देखो तो पहले जब लेंगे ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो पता चल रहा है। अब देखो ऑप्शन जो हमारा है ये तो नहीं होगा, 4.5 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अब देखो 3.2 ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन ए ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब 3 पॉइंट कितना होगा वो चेक करते हैं। देखो 3.5 से एक ऑप्शन ए जो है थोड़ा ज़्यादा है, और 3.5 से ऑप्शन डी थोड़ा कम, तो 3.5 के लिए मैं चेक अगर कर लूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो 0.5 के लिए क्या होगा, ये 58 का हाफ। ठीक है, इस ऑब्वियसली इसका हाफ कितना, 0.5 के लिए हाफ ही लेंगे, इसका हाफ कितना होगा, हो जाएगा ये 29। लेकिन अभी इसका 3 मल्टीप्लाई करने पे तो इतना हो जा रहा है, अब 0.5 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया 1, अच्छा तो सॉरी 203। ठीक है, 203। देखो 203, लेकिन हमको 201 चाहिए, तो ये 0.5 में से भी कम है, सो ये कितना मस्ट भी, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.46। ठीक है, ऐसे करते हैं डिवाइड वाला, और बहुत ज़्यादा इस समझाने के लिए इतना बोला, नहीं तो उतना भी नहीं। देखो ये 3 जा उसमें पता चल रहा है, इसका 3 जा तो 3 पॉइंट, और जो पॉइंट पे आएगा वो देखो 58 इधर है, बचा कितना 201 में से 174 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, सम 29 तो 27 आई गेस, ये हो गया 26 27। ठीक है, 27, तो इसका देखो 0.5 58 का 0.5 कितना हो जाएगा, सम 29, सो 27 जो है 29 से कम है, तो 0.5 से भी कम होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 7 men and 4 boy can complete a work in 6 days. A man does double the work. एफिशिएंसी गिवन है मैन और बॉयज का,
मैन एंड बॉय का एफिशिएंसी डबल द बॉयज। देखो बॉय अगर 1 यूनिट करता है तो मैन कितना, 1 मैन कितना करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट गिवन है इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 4 बॉय कंप्लीटेड वर्क। देखो एक इक्वेशन बना देंगे, ये तो पता होगा M1D1 = M2D2, ठीक है। सो M1 कितना है हमारा, मैंडेज कितना है 7 मैन प्लस M ले लेता हूँ मैं एफिशिएंसी मैन के लिए, और बॉयज के लिए B 4B इंटू डे कितना है 6 डे = 5 मैन प्लस 4 बॉय कितने दिन में काम करेंगे, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट इसको, ये जो रेशियो हमको गिवन है इसमें 2x 1x करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर x करेंगे तो वो x भी कट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना ये जो इनका जो पावर है वो दोनों पे देखो 1 है, जो टर्म है तो उनका 1 है, सो x कट जाएगा उसमें से। तो मैं डायरेक्ट m = 2 और b = 1 पुट कर सकता हूँ। सो m अगर 2 पुट करेंगे तो 7 × 2 + 4 × 1 × 6 = 5 इंटू m कितना है 2 + 4 × 1 और ये d रहेगा। दैट इम्प्लाई 14 + 4 × 6 = 10 + 4 × d, और तो d = 18 × 6/14, ठीक है। 2 से चला जाएगा 7 9 और तो नहीं कटेगा 54/7। सो ऑप्शन हमारा डेज कुछ है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो और एक भी तरीका है कर सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। एक और तरीका हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टोटल वर्क को लेट करते हैं। जैसे कैसे करेंगे, देखो मैन एंड बॉयज का एफिशिएंसी हमको गिवन है, तो मैन का एफिशिएंसी कितना है 2 एंड बॉयज का एफिशिएंसी हमको गिवन है 1, 2x स्पीड में वो काम कर रहा है मैन, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसा होगा, पहले कंडीशन गिवन है 7 मैन काम किया है, तो 7 × 2 प्लस 4 बॉयज ने काम किया है, तो 4 बॉयज ने 1 डे पे 1 काम, तो 4 बॉयज ने 4 काम किया होगा, ठीक है। और ये टोटल जो काम है 6 डे तक चला है, तो ये हो गया 7 × 2 = 14 और ये 4 हो गया 18 × 6, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। ये टोटल वर्क है, तो टोटल और वर्क इतना हुआ। अब 5 मैन एंड 4 बॉयज के लिए 5 मैन पर डे कितना काम करेंगे, 5 × 2 एफिशिएंसी उतना है, प्लस 4 बॉयज पर डे कितना काम करेंगे 4 × 1 विच इज इक्वल टू 14, तो ये 14 यूनिट काम करेंगे। लेकिन हमारे पास टोटल वर्क कितना है, इतना, सो डेज कितने लगेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल कितने यूनिट वो पर डे काम करते हैं 14 जो कि हो जाएगा, ये 2 से चला जाने से वही सेम 7, जो कि ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। A completes a work in 12 day, B completes the same work in 15 day, A started work alone at 3 day, B ज्वाइन करा उसके 3 डे बाद ज्वाइन करा उसको, तो हाउ मेनी डे विल दे नाउ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके देखो ए एंड बी को पूरा काम कंप्लीट करने में 12 डेज लगता है, और बी को कितना टाइम लगता है 15 डेज काम लगता है। हम लोग एक टोटल वर्क ले लेते हैं एजम्पशन, जो कि डेज का एलसीएम करेंगे। डेज का एलसीएम करने पे कितना आएगा 60 यूनिट का काम है मान लो मेरे पास, ठीक है। इनका एलसीएम ये हुआ, तो 16 यूनिट का अगर काम है तो ए और बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ए का एफिशिएंसी कैसे आएगा, टोटल 60 यूनिट काम है, 12 पे डिवाइड होगा तो वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट का काम कर रहा होगा, ठीक है। और एंड बी कितना करेगा 16 यूनिट का काम है, 15 डेज में ख़त्म करता है, तो उसका एफिशिएंसी है 4, ठीक है। ये ए एंड बी का एफिशिएंसी आ गया। अब ए एलोन ने काम किया है 3 डेज के लिए, तो टोटल 3 डेज में ए ने कितना काम किया होगा, वो पर डे 5 यूनिट का काम कर रहा है, 3 डेज में उसने टोटल कितना काम किया होगा 15 यूनिट का काम। लेकिन बी ज्वाइन करा उसके बाद, तो अगर 50 यूनिट का काम खत्म हो गया, अब रेस्ट कितना काम बचा है 60 - 15 विच इज इक्वल टू 45 यूनिट का काम बचा है। जो 45 यूनिट का काम है वो ए एंड बी दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिल के कितना यूनिट काम करते हैं पर डे, 5 यूनिट ए करता है, 4 यूनिट बी करता है, टोटल 9 यूनिट का काम करते हैं वो दोनों मिल के एक डे पे। सो
जो रिमेनिंग काम है उनको कितना डे लगेगा, रिमेनिंग काम है 40 यूनिट का, वो पर डे 9 यूनिट काम करते हैं, तो उनको कितना डे लगेगा, 5 डेज लगेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक ए मॉल इन 60 डे, उसको 60 डेज में पूरा कंप्लीट करना है। ही एम्प्लॉयज 30 मैन, पहले उसने 30 मैन लगाया, आफ्टर 30 डे वो 30 मैन ने 30 डेज तक काम किया है। ठीक है, 30 मैन ने 30 डेज तक कितना काम खत्म किया उन्होंने, 1/3 ऑफ द वर्क उन्होंने खत्म किया। तो कितने एक्स्ट्रा लगेगा ताकि वो बाकी जो रेस्ट 30 डे बचा उसको वो काम कंप्लीट कर दे। ठीक है, ओके देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1/3 ही कर पाए ना वो लोग, बाकी जो 2/3 बच गया इतने में तो नहीं होगा, 30 मैन पे नहीं होगा। सो उनको कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ओके देखो, पहले फर्स्ट कंडीशन में 30 मैन ने काम किया है 30 डेज तक। ठीक है, 30 × 30 डिवाइड बाय उन्होंने कितना काम किया, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, M1D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल्स टू M2D2 बाय W2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग करेंगे। देखो M1 कितना था 30, पहले मैन कितने थे 30 मैन, D1 क्या है डेज 30 डेज डिवाइडेड बाय कितना काम कंप्लीट हुआ 1/3 इक्वल्स टू टोटल जो रेस्ट ऑफ द वर्क है, कितना वर्क है 2/3 वर्क है बाकी। ठीक है, 1/3 अगर उसमें कंप्लीट कर दिया और कितना बचा 2/3 काम, 2/3 काम को मान लो एक्स लोग ऐड करता है, वो एक्स जो एक्स्ट्रा जो लेबर है एक्स लेबर वो ऐड करता है। तो 30 लेबर थे, सेकंड मैंडेज क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स उसने ऐड किया, डेज कितना है उसको 30 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, और बाकी जो रेस्ट काम बच गया वो कितना है 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, देखना। तो ये हो गया, और ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचा 30 प्लस एक्स बाय 2 इधर उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया 60 एंड एक्स इक्वल टू कितना आ गया 30। सो ऑप्शन सी, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये कैसे निकलता है पता देखो क्या होता है कि एफिशिएंसी है हमारा, वो एफिशिएंसी कैसे निकलता है, जितना वर्क है डिवाइडेड बाय कितना डेज लगा। ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो जो हम लोग ये दोनों को इक्वल कर रहे हैं, ये असल में देखो यहाँ पे W1/M1D1 क्या हो जाएगा, और W/M1MD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उनका एफिशिएंसी। और यहाँ पे दोनों इक्वल कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा वो मैन का एफिशिएंसी, ये भी हो जाएगा मैन का एफिशिएंसी, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों का एफिशिएंसी मैन, क्योंकि वही लोग हैं ना सेम लोग, तो उनका एफिशिएंसी इक्वल होगा, तो हम लोग ये एफिशिएंसी इक्वल कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बना गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको इक्वल इसीलिए कर पाए क्योंकि हम लोग ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये एफिशिएंसी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 30 मैन इंटू 30 डेज डिवाइड बाय द वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय एफिशिएंसी में, ये हमने उल्टा करके लिख दिया है। आइदर देखो जैसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे ये W1/M1D1 इज इक्वल्स टू W2/M2D2 हो जाएगा। सो इसको उल्टा करके लिखने पे भी ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये जो एफिशिएंसी हम लोग इक्वल कर रहे हैं यहाँ पे कैसे निकल रहा है, M1D1/W1 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी वो एफिशिएंसी ऑफ द मैन, इन दोनों को इसीलिए हम लोग इक्वल कर पा रहे हैं, वो फॉर्मूला का मीनिंग ही वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Two cars A and B are running toward each other from different places 88 किलोमीटर अपार्ट। ओके, दो प्लेसेस हैं जो कि 88 किलोमीटर अपार्ट है। ये A और B प्लेस मान नहीं, प्लेस कुछ और लेते हैं, P और Q ले लेते हैं। तो A और B ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर A और B का स्पीड का रेशियो गिवन है 5:6 एंड द स्पीड ऑफ द कार B का स्पीड हमको गिवन है, हाउ लॉन्ग विल दे मीट। ओके देखो
बी का सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो हमको ए एंड बी का स्पीड का रेशियो गिवन है 5:6। यहाँ पे बी का स्पीड गिवन है तो 6 यूनिट का वैल्यू 90 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू, ये 6 पे चला जाएगा तो 15, ये 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया स्पीड ऑफ ए, और स्पीड ऑफ बी तो गिवन है ऑलरेडी। ए का स्पीड कितना आ गया 75 किलोमीटर पर आवर एंड बी का स्पीड ऑलरेडी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, वो दोनों कितने टाइम पे मीट करेंगे बोल रहे हैं। ओके देखो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 88 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ वो लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं ऐड, अगर वो ऑपोजिट पे जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन पे आ रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं देखो, सो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में भी है ना रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मतलब टुवर्ड्स ईच अदर आ जाए, नॉट ऑपोजिट, टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए स्पीड क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 75 प्लस 90, ठीक है, जो कि हो जाएगा सम 88 डिवाइडेड बाय 165, और जो कि हो जाएगा देखो यहाँ पे भी पता चल रहा है नीचे वाला जो है 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 11 8 जा और ये 11 15 जा, सिंपल बहुत सिंपल है, और ये 8/15। ठीक है, ये क्या आ गया टाइम इन आवर पे आया है। अब क्वेश्चन हमको जो आंसर गिवन है जितने आंसर है वो मिनट पे हैं, तो इसको मिनट पे कन्वर्ट करेंगे। सो टाइम इज इक्वल्स टू 8/15 मिनट के लिए इंटू 60, 15 4 जा और ये हो गया 24, सॉरी 30, सॉरी 8 4 जा, सो ये हो गया 8 4 जा 32 मिनट। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A truck covers distance of 376 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड इन 8 आवर, टाइम दिया है तो ट्रक का स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, हाउ मच टाइम वुड ए कार टेक एट ए एवरेज स्पीड विच इज 80 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट। अच्छा, स्पीड हमको ट्रक का निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कार का स्पीड उससे 18 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एंड कवर ए डिस्टेंस 40 किलोमीटर मोर देन दैट ट्रैवल बाय द टॉर्क। ओके, टाइम कितना लगेगा, सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ट्रक के लिए स्पीड ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रक इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 376 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 8 से डिवाइड करेंगे तो 47 किलोमीटर पर आवर हुआ है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रक में से 18 किलोमीटर ज़्यादा, ओके 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 18 ऐड कर देने पे 65 किलोमीटर पर आवर एंड उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 376 प्लस 14 किलोमीटर उसको ज़्यादा जाना है। ठीक है, तो ये हो गया सम 390 किलोमीटर। ओके, सो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है टी सी, टाइम कार को कितना टाइम लगेगा 390 किलोमीटर डिवाइड बाय 65 विच इज इक्वल्स टू 6 से चला जाएगा शायद, हाँ 6 से जा रहा है, 6 आवर, जो कि होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। A 240 meter long train running at a speed of 60 km per hour will take how much time to cross another meter long train running in opposite direction? Okay, at the speed, opposite direction मतलब ऐसे ऐसे आ रहे हैं दोनों ट्रेन। ठीक है, और हाँ यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, दो ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे मतलब वो कितना डिस्टेंस क्रॉस करेंगे, अपना खुद की ही डिस्टेंस की सम को वो क्रॉस करेंगे। मान लो ये x, इसका x मीटर है, इसका y मीटर है, अगर वो एक दूसरे को अगर क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस वाई, इतना डिस्टेंस उनको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम का डिस्टेंस हो गया। और स्पीड हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रेन की स्पीड के लिए जैसे ऐड हो जाता है दोनों स्पीड। ठीक है, अगर ये स्पीड ऑफ पहला ट्रेन होगा T1 और ये स्पीड ऑफ
42, ठीक है। तो पूरा सिस्टम का स्पीड क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, ठीक है। सो हमको दिया गिवन है T1 कितना गिवन है, ट्रेन 1 240 मीटर, और उसका स्पीड है, स्पीड ऑफ T1 ट्रेन 1 कितना गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। और S2 इतना, तो टाइम कितना लगेगा, और T2 के लिए वैसे ही T2 कितना गिवन है हमको 270 मीटर, ये मीटर पे है, ये भी मीटर पे है, और उसका स्पीड कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 240 मीटर प्लस 270 मीटर, ओके, डिवाइड बाय स्पीड कितना होगा 60 प्लस 48, ठीक है। लेकिन देखो नीचे वाला जो है वो किलोमीटर पर आवर पे है, ये अभी भी किलोमीटर पर आवर पे है, और ऊपर वाला बस मीटर पे है, और आंसर हमको देखो सेकंड पे दिया गया है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो ऊपर का क्या हो गया न्यूमरेटर 510 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 108, और इस पे मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर पे कन्वर्ट करने के लिए उस पर इंटू 5/18 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया 5/18 मल्टीप्लाई करूँगा, अब ये पूरा सिस्टम मीटर पर सेकंड पे आ चुका है, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 6 पे जाएगा, ओके, और ये 5 से कट होके 102, और ये 6 पे चला जाएगा, 6 1 जा, और ये 6 7 17 मीटर, सॉरी 17 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर मीटर था और नीचे मीटर बाय सेकंड था, तो ये कट होके ये क्या हो गया बस सेकंड पे आ गया ना, सेकंड पे आ गया, तो ये 17 सेकंड, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, ए motorboat whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, चलो स्पीड ऑफ द बोट ले लेते हैं 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन 4 आवर, ओके, डाउन स्ट्रीम जाता है 30 किलोमीटर और फिर रिटर्न आता है, ओके, इन टाइम हमको गिवन है, और पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, चलो वो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का और वाटर का मैं वाई ले लेता हूँ, या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं इसको, देखो 30 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया है, ओके, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होता है, डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग दोनों का स्पीड को ऐड करते हैं, जो कि होता है पूरा सिस्टम का स्पीड, और फिर अपस्ट्रीम के लिए पूरा सिस्टम का स्पीड कितना हो जाता है सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसको, बोट से वाटर के स्पीड को, ठीक है। तो 30 डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम, सो 30 डिवाइड बाय, और पहले डाउन स्ट्रीम के लिए निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए ऐड हो जाएगा 15 प्लस वाई प्लस 30/15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, तो इसका टोटल टाइम गिवन है 4 आवर 30 मिनट, तो 4 आवर 30 मिनट को 4.5 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पुट करके देखोगे यहाँ पे, तो जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन वही हो जाएगा आंसर, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कोई एग्जाम में वही करते हैं हम लोग, ऑप्शन पुट करके चेक करते हैं, क्यों सॉल्व करना, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 कॉमन आ जाएगा, 30 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस वाई प्लस 15 प्लस वाई, ये हो गया 225 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 कॉमन आके उस तरफ में ले जाऊंगा, ये 9/2 होगा, और नीचे ये 30 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सम वाई कैंसिल, ये हो गया 30 और डिवाइड बाय 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 पे काट देंगे, नहीं 9 में बाद में काटेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, और ये हो गया उस तरफ चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाई, ओके, अभी काट दो, ये हो जाएगा 10 से 3 और ये 3 से 10, जो कि हो गया 200 इज इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 25, एंड वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और सब कुछ किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, सो 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 28, ए बोट गोज 2 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे देखो सिंपल, मैं एक्स को ले लूँगा, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट को लेट एक्स ले लेते हैं, स्पीड ऑफ वाटर को वाई ले लेते हैं, ठीक है। सो ए बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट ऑफ द स्ट्रीम। अगेंस्ट गया, 1 आवर में पहुंच गया, टाइम स्पीड गिवन है, एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करेंट इन 10 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गोज 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। मतलब हमको एक्स फाइंड करना है, ठीक है, बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट कैलकुलेट करना है हमको। ओके, सो पहला कंडीशन क्या क्या गिवन है, एक्स। ओके, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला जो हमको कंडीशन गिवन है वहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड नहीं सॉरी एक्स स्पीड, टोटल स्पीड कितना होगा, पहले पहले पे क्या है गया, करंट ऑफ द स्ट्रीम पोर्ट 1 आवर अगेंस्ट द करंट, मतलब ऑपोजिट पे जा रहा है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर इन 1 आवर, 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2, एंड डाउन स्ट्रीम के लिए y+1 सेकेंड पे जो डाउन स्ट्रीम पे गया है वो 1 किलोमीटर गया है 10 मिनट पे, तो 1/10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लूँगा मैं, तो 10 मिनट का आवर में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, 10/60 आवर, जो क्या होता है 1/6 आवर, ठीक है। तो ये 1/6 विच इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो x प्लस वाई आ गया 6, x माइनस वाई आ गया 2, तो हमको x फाइंड करना था, तो x इक्वल्स टू अभी मैंने बताया था 6+2/2, मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका स्पीड कितना हो गया बोट का, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गोज 5 किलोमीटर, तो टाइम कितना टाइम लगेगा 5 किलोमीटर के लिए, 5/4 जो कि हो जाता है 1/4, सो 1 आवर, और 1/4 के लिए 60 मिनट को अगर 1/60 मिनट का 1/4 कितना हो जाएगा, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट लगेंगे। सो ऑप्शन सी, ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज इंक्रीज फ्रॉम 40 से 60 रुपीज़ पे इंक्रीज हुआ है। ओके, देन बाय हाउ मच परसेंटेज ए पर्सन हैज़ टू डिक्रीज हिज कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर इक्वल रहे। ओके, एक देखो फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू खर्चा कितना होगा, कितना प्राइस है इनटू उसका कंजम्पशन वो कितना कर रहा है। ओके, ठीक है, तो कितना कंज्यूम कर रहा है ये है फॉर्मूला। लेकिन अगर हमको एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रखना है तो प्राइस अगर तुम जितना रेशियो में बढ़ाओगे इसको, उतने कंजम्पशन को उतना रेशियो में उसको कम करोगे, या तो प्राइस जब बढ़ेगा कंज्यूम कम करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा खर्चा सेम का सेम रहेगा। सो देखो, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, और दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। जैसे प्राइस कितना कम हुआ है, 20 रुपीज़ कम हुआ है, ठीक है, तो प्राइस का जो परसेंटेज इंक्रीज है कितना है, 20 रुपीज़ वो इंक्रीज हुआ है कितने रुपीज़ पे, 40 रुपीज़ पे, ठीक है, ये प्राइस का इंक्रीज का है। तो ये कितना हो गया 1/2, जो कि 50% होता है, परसेंटेज को छोड़ो रेशियो को पकड़ते हैं, तो 1/2 रुपीज़ का उसका इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो कि हो जाता है 3/2, मतलब जो नया वाला होगा प्राइस पे क्या कितना इंटू हुआ है, 3 × 2, इसीलिए एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमको सी पे भी इसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्राइस अगर इस हिसाब से चेंज हुआ है तो कंजम्पशन इस हिसाब से चेंज होगा 2/3 के हिसाब से। अब 2/3 चेंज मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 3 यूनिट पे 1 यूनिट का कम करके वो कर रहे हैं, तो 1/3 यूनिट वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 33.33%, ठीक है, ऑप्शन डी। एक तो ऐसे कर सकते हैं, और एक रेशियो मेथड टाइप का कर सकते हैं। देखो ओके, रेशियो मेथड से कैसे होगा, देखो प्राइस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजम्पशन से, ठीक है, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, प्राइस जैसे बढ़ेगा कंजम्पशन तो उनको कम करना पड़ेगा कंजम्पशन जो है, तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो लिखेंगे, यहाँ पे कंजम्पशन का। अब देखो प्राइस जो है हमने अभी निकाला था 1/2 इंक्रीज हुआ है,
हाफ इंक्रीज हुआ है, तो वो कितना हुआ 3/2। इसका मतलब पहले 3 यूनिट का हम लोग कंज्यूम कर, सॉरी भूल कर दिया मैंने, नहीं, पहले हम लोग 2 यूनिट कंज्यूम अगर कर रहे थे तो अभी उसका रेशियो 3 यूनिट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे ही सी क्या हो जाएगा, सी उसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स 3:2 हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो सी का जो कंजम्पशन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा 3:2। इसका मतलब पहले अगर हम लोग 3 यूनिट यूज कर रहे थे, अभी 2 यूनिट यूज करेंगे। सो कितना यूनिट कम करा हमने, 1 यूनिट, कितने पे, 3 पे। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 33.33%। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आसान है वो भी आसान है। उतना मैंने उस पर ज़्यादा लिखे थे हम लोग, सच बात है, लेकिन उतना नहीं करना पड़ता, आप बस देख के कर सकते हैं। बस इसका एक बार रेशियो मिल जाएगा तो रेशियो से हम लोग कर देंगे आराम से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। A man took loan from a bank at a rate of 12% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay this much interest only for that period. Okay. उसने क्या किया, 3 ईयर में उसने कितने रुपीस पे किए, 5400। तो 1 ईयर में उसका कितना, सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है इसीलिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ये सब। कंपाउंड बोला गया होता तो अलग से होता। तो 3 ईयर में अगर उसने 5400 दिए हैं, पर ईयर उसको कितना रुपीस पड़ा इंटरेस्ट, 5400 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 1800 रुपीज़। ठीक है, तो पर ईयर उसको इतना रुपीज इंटरेस्ट पड़ा। तो उसको इंटरेस्ट लेकिन परसेंटेज पे कितना डाला है, 12%। इसका मतलब 12% का वैल्यू है पर एनम, देखो इसीलिए मैंने पर एनम का निकाला। तो 12% का वैल्यू है 1800। तो हमको टोटल 100% जानना है, तो 100% कितना हो जाएगा, जो कि हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है बोरोड। सो 100% है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1800 का डिवाइड बाय 12 इंटू 100। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू, ये कितना होगा, ये चला जाएगा 6 2 जा 2 पे, ये चला जाएगा 150 विच इज इक्वल्स टू 15000, 15,000 रुपीज़। सो ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। सो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए जो कि थे CGL एग्ज़ाम, ओडिशा CGL, OSSC CGL का क्वेश्चन था। और जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, तो मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जो कि जून में, जो एग्ज़ाम जून या जुलाई में हुआ था CGL का प्री एग्ज़ाम, उसमें जितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे शायद, वो 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, और थोड़ा कोई और एक वीडियो पे या शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।